हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कैलकुलेटर बनाना सीख रहे हैं। विद इन मिनट्स, एकदम सिंपली एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। मैं ट्राई करता हूँ एक एक पॉइंट को समझाने का, इतना इजीली समझाने का विदाउट यूजिंग हार्ड नोटेशंस, एकदम इजीली समझाने का ताकि आप लोग, हर कोई जो भी स्टार्ट करना चाहता है प्रोग्रामिंग में, एकदम बेसिकली समझ सके, बहुत ही इजीली समझ सके। तो फिर यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो है जिसमें हम लोग अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर हमको 2+3 करना है, तो यूज़र से हमको 2 और 3 लेना है। तो वो 2 और 3 जो लेंगे वो कहीं तो सेव होगा, तभी हम लोग उसको ऐड कर पाएंगे। यूज़र एक इनपुट दिया 2, वो एक समझ लीजिए ए नाम का एक वेरिएबल जगह है, उस जगह को मैंने ए दे दिया। जैसे हम लोग रहते हैं ना कोलकाता मुंबई, वैसे उस जगह को नाम दे दिया मैंने ए। ए के अंदर वो चला गया 2, बी के अंदर चला गया 3, 2+3 सी में चला गया जो है 5। अब हम लोग दिखा देंगे उसको कि ये सी जो है आपका आंसर, पर वो सी नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोग उसको वही दिखाएंगे जो हम लोग प्रिंट करेंगे। यूज़र स्क्रीन में जो प्रिंट करेंगे बस वही दिखेगा। पीछे का कोडिंग सिर्फ हमें पता होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए डेफिनेशन। The names of variables in the C++ language are referred to as identifiers। जो मैंने कहा, आइडेंटिफाई करने के लिए, उस जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए वो डेटा का जो फिजिकल लोकेशन है उसका नाम मैंने कर दिया ए बी, ऐसा कुछ नाम दे दिया। वैसे कोडर्स और प्रोग्रामर्स एक मीनिंगफुल नाम देते हैं, जैसे input 1 input 2। इससे क्लियर हो गया हमको, या फिर कोई और मेरा अगर कोडिंग देगा तो उसको भी क्लियर हो गया इसका मतलब क्या है। input 1 मतलब पहला इनपुट, input 2 मतलब दूसरा इनपुट। इस तरह का ऐसा नोटेशन यूज़ करना जो मेरे काम में है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, int 1 int 2 मतलब integer 1 integer 2, मतलब कि दो इंटीजर्स लिए हम उससे ना प्लस करने के लिए, इसलिए। तो यहाँ पे है, the best naming convention is to choose a variable name that will tell the reader of the program what the variable represents। वही जो मैंने कहा, कुछ ऐसा मीनिंगफुल नाम लेना, कुछ ऐसा नाम रखना जिससे कोई भी समझ सके कि वो उसमें किस तरह का डेटा रखा गया है, वो समझ सके उस चीज़ को। चलिए इतना काफ़ी है डेफिनेशंस को लेकर के, आगे बढ़ते हैं। तो वो फिजिकल लोकेशन कहाँ रहता है? रैम में रहता है। हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें जो हम लोग डेटा लेंगे वो एक रैम में जाके स्टोर होगा। तो हम स्क्रीन में बना दिए है एक डायग्राम सा ताकि आप समझ सकें। ये रैम का येलो कलर का बॉक्स रैम का स्पेस दिखा रहा है। उसमें रेड कलर का बॉक्स जो है, वो जो उसमें जो 25 मैंने लिखा है वो एक्चुअली प्रोग्रामर से इनपुट लिया हुआ है। ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वो है प्रोग्राम, जिसको मैंने प्रोग्राम किया है, कोड किया है। उस कोड में मैंने ए लिखा था। ए को, एक ए वेरिएबल को इनिशियलाइज किया था 25 से। इनिशियलाइज करना मतलब यूज़ करना, मतलब कि नाम को डिफाइन करना कि हाँ ये लोकेशन जो है वो ए है, ये जाने बिना कि ये कौन सा एड्रेस में जाएगा। एड्रेस मतलब रैम का भी तो पूरा जो इतना बड़ा स्पेस है उसका अलग अलग एड्रेस होता है। उस एड्रेस को, उतना बड़ा बड़ा एड्रेस को याद रखने से अच्छा है कि हम उसको एक छोटा सा नाम दे दें मीनिंगफुल। ABCD कुछ एक नाम दे दिए, input 1 input 2। उसके बाद यहाँ पे हम आए, ये जब 25 इनपुट किया, ये ए से रैम में चला गया। ये रैम जो है, रैम में ए जो जगह है लोकेशन, समझ लिए 2000। तो ब्लू कलर का है बॉक्स, उसमें मैंने लिख दिया है कि उसका लोकेशन क्या है। उसका लोकेशन यहाँ है 2000। वो कुछ भी हो सकता है, वो रैम पे डिपेंड करता है। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ये 2000 जो एड्रेस है वो वेरिएबल नेम ए के अंदर, नेम जो है वेरिएबल नेम ए, उसका एड्रेस है 2000। उसमें डेटा 25 चला गया जो यूज़र ने इनपुट किया। ठीक है। और सेकंड पॉइंट एक छोटा सा है कि ये जो मैंने वेरिएबल यूज़ किया है, ये एक और टाइप का होता है जिसको कहते हैं पॉइंटर। पॉइंटर वेरिएबल ये 2000 वाले वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं हम लोग उसको। मतलब ये ए जो है, डायरेक्ट ए से एक्सेस करने की जगह डायरेक्ट उस पॉइंटर जिसमें 2000 का डेटा रहेगा,
उसको यूज़ करके, वो बाद में बताया जाएगा। अभी एक छोटा सा मैंने बस बता दिया कि क्या क्या होता है वेरिएबल में। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ कोडिंग में। तो कोडिंग में आने पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने पूरा कोडिंग यहाँ पे लिख दिया है कि कैसे कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो यहाँ कोड हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में। सबसे पहले हेडर फाइल, उसके बाद इंट मेन फंक्शन, जिसका सबसे नीचे में रिटर्न ज़ीरो मैंने कर दिया है क्योंकि ये इंट मेन फंक्शन है। अगर हम लोग इंट मेन फंक्शन यूज़ करते हैं तो नीचे रिटर्न ज़ीरो करना पड़ता है। कुछ कुछ कंपाइलर रिटर्न ज़ीरो ना लिखने पे एरर दिखाते हैं, कुछ कुछ नहीं दिखाते हैं। तो रिटर्न ज़ीरो लिख देना एक सेफ साइड है। उसके बाद यहाँ मैंने ब्रेसेस स्टार्ट किया। इस ब्रेसेस के अंदर मैंने अपना वेरिएबल सबसे पहला लाइन पे डिक्लेयर किया है। वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको नाम देना पड़ता है, वो किस टाइप का है वो भी बताना पड़ता है। ये मेरा इंटीजर टाइप का है, इसलिए उसको यहाँ लिखना पड़ता है इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म इंट। इंट यूज़ करना पड़ता है। और उसके बाद वेरिएबल का नाम। सेम डेटा टाइप का बहुत सारे वेरिएबल अगर बनाना है तो हम लोग कॉमा यूज़ कर करके बना सकते हैं। जैसे मैंने 3 यहाँ पे बनाया है, इंट num1 कॉमा num2 कॉमा ans। आंसर का एक शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज़ कर लिया इसमें। उसके बाद जैसे बंद करने के लिए सेमीकोलन लगता है, सेमीकोलन हर लाइन में सेमीकोलन लगता है। उसके बाद नीचे printf प्रिंट किया स्क्रीन में, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद यूज़र ने अपना पहला नंबर डाला, जिसको लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया है। स्कैनफ फंक्शन यूज़ करने के लिए %d यूज़ करना पड़ता है इंटीजर्स के लिए। %d कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर। ये एड्रेस का सिंटैक्स सही से देख लीजिए, एड्रेस का जो लोगो है वो क्या है, एड्रेस ऑफ नंबर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। यहाँ पे नंबर में नंबर जो वेरिएबल था उसका एड्रेस में चला गया, 25 25 2 3 कुछ भी जो यूज़र डालेगा। उसके बाद फिर प्रिंट करने, ये चलने के बाद फिर इसके बाद प्रिंटफ फंक्शन चलेगा। न्यू लाइन में प्रिंट प्लीज एंटर सेकेंड नंबर। यूज़र अपना सेकेंड नंबर डालेगा, जिसको स्कैनफ फंक्शन यूज़ करके प्रोग्राम उसका यूज़र का सेकेंड नंबर भी ले लेगा। उसको लेने के बाद हमारा नंबर में पहला एंट्री आ गया और नम2 में सेकेंड एंट्री आ गया। फॉर एग्जांपल पहला में उसने डाल दिया तो 26 और सेकेंड में डाल दिया 62, तो नंबर में 26 आ गया और नम2 में 62 आ गया। यहाँ तो 2 मेथड हो गया तुम्हारा ऐड करने का। वैसे हम लोग कोडिंग करके बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं कोई भी सोल्यूशन को निकालने के लिए। यहाँ पे हम मेन 2 मेथड्स जो मेरे दिमाग में आए थे मैंने दिखा दी। यहाँ मेथड 1 में है कि जब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट करते वक्त ही ऐड कर देंगे, जिसमें ans आंसर वाला वेरिएबल यूज़ करना नहीं पड़ेगा, वो बनाना भी नहीं पड़ता। बट मेरा काम है आपको समझाना, ताकि आप अलग अलग तरीके से अपना काम के हिसाब से यूज़ कर पाएँ। जो अभी आपको ईजी लगेगा उसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ, यहाँ तो मैंने ये सब कमेंट्स कर दिया, तो ये सब नहीं चलेगा, सिर्फ मेथड 2 चलेगा, जिसको मैंने कमेंट नहीं किया था, जिसके अकॉर्डिंग को डबल फॉरवर्ड स्लैश कर देने से आगे का लिखा हुआ सब कमेंट्स हो जाता है। यहाँ पे फिर मेथड 1 है कि प्रिंटफ, प्रिंट करते वक्त ही प्रिंटफ फंक्शन के अंदर ही हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे न्यू लाइन में सम ऑफ %d एंड %d इज %d। अब हम लोग लिखेंगे सिक्वेंसली कि वो सब %ds क्या थे। पहला %d num1 कॉमा, सेकेंड %d num2 कॉमा, थर्ड %d num1 प्लस num2 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो ये num1 प्लस num2 डायरेक्ट ऐड होके ये %d में चल जाएगा। मेथड 1 टू प्रिंट द आंसर इट हैज़ बीन कमेंटेड, जो मैंने कहा कमेंट कर दिया मैंने। अब मेथड 2, ये जो आंसर वाला वेरिएबल है उसके अंदर हम स्टोर करेंगे। ये ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये
वेरिएबल जो मैंने ऐड किया ये दूसरे काम में यूज़ आ सकता है, हिस्ट्री चेक करने में, या फिर ऐड किए हुए वैल्यू को किसी काम में लगाना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं करना है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे मेथड 1 यूज़ कर सकते हैं। मेथड 2 में आंसर के अंदर num1 प्लस num2 को डाल दिया सेमीकॉलन, ans इक्वल्स टू num1 प्लस num2 सेमीकॉलन। मेथड 2 इज पार्ट ऑफ द कोड। मेथड 2 का जो ये है लाइन वो कोड का पार्ट है, एंड द आंसर ऑफ द कोड कैन बी यूज्ड मेनी मोर वेज। और भी बहुत से तरीके यूज़ करके ऐड कर सकते हैं, पर मैंने आपको मेन 2 तरीका दिखाया जो बहुत ही ईजीएस्ट था, ताकि आप समझ सकें। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। नीचे है printf फंक्शन। ये कमेंट नहीं किया हुआ, पहला वाला printf फंक्शन जो है वो कमेंट किया हुआ था, वो पहला मेथड वाला। सेकंड मेथड वाला नहीं किया हुआ। सम ऑफ %d एंड %d इज %d, तो इस बार कॉमा करके num1 num2 ans ये 3 वेरिएबल यूज़ किया मैंने। रिटर्न 0 क्योंकि ये इंट मेन है, ब्रेसेस बंद। इसके बाद हम लोग देखते हैं चलता है या नहीं चलता। ऑफ कोर्स ये चल गया। प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, सबसे पहले दिखा करके रुक जाता है। प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर 26 इनपुट देता है यूज़र। प्लीज़ एंटर सेकेंड नंबर, फिर दिखा के रुक जाएगा। 62 यूज़र इनपुट देगा। ये दोनों लेने के बाद तुरंत उसको आंसर दे देगा यूज़र को। सम ऑफ 26 एंड 62 इज 88। तो हम लोग देख लिए कि किस तरह से कैलकुलेटर बनाया जा सकता है। अगर आपको प्लस की जगह माइनस का बनाना है तो उसमें माइनस कर सकते हैं प्लस की जगह, या फिर अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना है तो उसको यूज़ कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए, वेरिएबल्स को बनाने के लिए। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ तो ये है, हम लोग को समझना पड़ेगा कि variable names in Visual C++ can range from 1 to 255 characters। उसमें 255 characters तक की लिमिट है। To make variable names portable to other environments, stay within a 1 to 31 character range। इसमें भी उतना नहीं समझना है, ये थोड़े टफ लेवल की चीज़ होगा, ये आगे पढ़ते पढ़ते हम लोग समझेंगे। All variable names must begin with a letter of the alphabet of an underscore। तो यहाँ हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग जब नेम करेंगे जैसे इनपुट 1 इनपुट 2, तो या तो वो स्टार्ट करेगा अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। इट मे बी easier to begin an variable name with the letter of the alphabet। मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि इट विल बी ईजियर। आप लोग चाहे तो यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर, बट एक अल्फ़ाबेट यूज़ करना स्टार्टिंग में ज़्यादा अच्छा है, रिकमेंडेबल है। उसको हम लोग दूसरे हैश या फिर कोई भी नंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते, हैश एड्रेस ये सब यूज़ नहीं कर सकते। आफ्टर द फर्स्ट इनिशियल लेटर, वेरिएबल नेम्स कैन also contain letters and numbers. No spaces or special characters, however, are allowed। स्पेशल कैरेक्टर्स को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल बनाने में, और स्पेस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लिस्ट के बाद उस वेरिएबल के नाम में नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनपुट 1 मैंने दिया था ना, तो लास्ट में हम लोग 1 दिए थे, आई के बाद भी देते I1 NPUT, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होता, इसलिए वैसा नहीं किया मैंने, पर वैसा कर सकते थे। उसके बाद देख रहे हैं अपर केस कैरेक्टर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम लोअर केस कैरेक्टर्स। यूजिंग ऑल अपर केस कैरेक्टर्स इज यूज्ड प्राइमरली टू आइडेंटिफाई कांस्टेंट वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट वेरिएबल्स इसका अंदर का डेटा, जैसे 25 से अगर हमको 26 करना है, 23 करना है, उसका वेरिएबल के डेटा को चेंज करना है, तो वो कांस्टेंट वेरिएबल हम लोग नहीं बनाते। जो हम जैसे हम लोग का ये बना हुआ था जो, वो कांस्टेंट वेरिएबल नहीं था। पर अगर हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल बना लें जिसमें 25 चल जाने के बाद उसमें दूसरा कोई डेटा नहीं डाला जा सकता, वो 25 ही रहेगा, तो उसके लिए वेरिएबल नाम हम लोग फुल कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे, ताकि हम लोग को समझ में आए कि ये कांस्टेंट वेरिएबल, इसमें एक बार जो डेटा चला गया फिर नहीं हटेगा।
उसके बाद हम लोग देखते हैं यू कैनॉट यूज a C++ keyword as a variable name। तो जैसे printf फंक्शन या फिर कोई भी जो C का फंक्शन है उसका नाम यूज करके हम लोग कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते, राइट? क्योंकि अगर वो अलाउ कर देता तो हम लोग को ही प्रॉब्लम होता कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते ये मेरा प्रिंटिव फंक्शन है और वो मेरा वेरिएबल है, दोनों में बहुत प्रॉब्लम हो जाता। एंड एट लास्ट एक छोटा सा टिप वेरिएबल नेम्स यूज़ करने के लिए, जिस पे एक एक चैप्टर दो दो चैप्टर लिख देते हैं, इतना मिनट समझ लीजिए क्या है। यहाँ दो तरह के राइटिंग स्क्रिप्ट का बताया गया है वेरिएबल नेम को लिखने के लिए, जिसमें प्रोग्रामर्स दो तरह के यूज़ करते हैं अप्रोच। वैसे सी और सी प्लस प्लस ये सब में कैमल केस राइटिंग यूज़ होता है, कैपिटल स्टाइल नोटेशन। सिपिंग वेट, सिपिंग लिखकर W को बड़ा कर दिया, मतलब एक से ज़्यादा जब वर्ड है, सेकेंड वर्ड से जितने भी वर्ड्स होंगे उसका फर्स्ट लेटर्स कैपिटल लेटर होगा। क्या कहा मैंने? फर्स्ट वर्ड के बाद से जितने भी वर्ड्स होंगे उसका फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल लेटर होगा, जिससे जो रीडर है, जो प्रोग्राम को पढ़ेगा, या फिर हम जब लिखने के बाद उसको सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो उससे हमको प्रॉब्लम नहीं होगा वेरिएबल्स को पढ़ने में। शिपिंग वेट कितना इजीली समझ में आ गया। एक और है अंडरस्कोर लिख देना, जैसे स्पेस नहीं दे सकते इसकी जगह अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। शिपिंग अंडरस्कोर वेट, दोनों में स्पेस भी आ गया और वो सिंपल वाला स्पेस देने से तो प्रॉब्लम हो जाता। तो हैप्पी कोडिंग।